सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जीएल डावर साहब, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज हम अध्ययन करेंगे बाजार का अर्थ, परिभाषा एवं उसका वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं बाजार का क्या अर्थ होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का प्रयोग उस स्थान विशेष के लिए किया जाता है जहां पर किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता एकत्रित होकर क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। अतः साधारण अर्थ में बाजार एक निश्चित स्थान होता है जहां पर क्रेताओं एवं विक्रेताओं का स्वतः उपस्थित होना अनिवार्य है, परंतु आर्थिक दृष्टि से बाजार के लिए इस विशेषता का होना अनिवार्य नहीं है। अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा क्या होती है? अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता फैले होते हैं तथा परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रोफेसर कुर्नो के अनुसार अर्थशास्त्री बाजार शब्द से अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहां पर की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, वरन उस समस्त क्षेत्र से लेते हैं जिसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं में इस प्रकार का स्वतंत्र संबंध होता है कि उस वस्तु के मूल्य की प्रवृत्ति सुगमता एवं शीघ्रता से एक समान होने की पाई जाती है। इसी प्रकार स्टोनियर तथा हेग के शब्दों में अर्थशास्त्र के बाजार की परिभाषा, अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ एक ऐसे संगठन से लेते हैं जिसमें किसी वस्तु के क्रेता या विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। इसी क्रम में एली ने बाजार की परिभाषा दी है। बाजार का अभिप्राय किसी ऐसे क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने वाली शक्तियां कार्यशील रहती है। इसी में बेनहम ने क्या कहा? बाजार कोई भी वह क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता या विक्रेता प्रत्यक्ष अथवा व्यापारियों द्वारा एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि बाजार के एक भाग में प्रचलित मूल्य दूसरे भाग में प्रचलित मूल्य को प्रभावित करता है। आइए देखते हैं बाजार की विशेषताएं क्या होती है। बाजार का पहली जो विशेषता होती है, बाजार का संबंध एक वस्तु से होता है। बाजार की दूसरी विशेषता, बाजार से आशय ऐसे क्षेत्र से होता है न कि स्थान विशेष से। तीसरा, बाजार में दोनों पक्ष अर्थात क्रेताओं और विक्रेताओं का होना आवश्यक है। यदि एक क्रेता तथा एक विक्रेता है तो भी यह बाजार कहलाएगा। बाजार की चौथी विशेषता होती है, क्रेताओं और विक्रेताओं में निकट का संपर्क होता है, अर्थात स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है जिसके कारण बाजार में उस वस्तु की कीमत एक समान बने रहने की प्रवृत्ति रहती है। इस प्रतियोगिता की दशा का होना बाजार शब्द के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब बाजार का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? तो बाजार का वर्गीकरण 5 भागों में होता है। क्षेत्र के आधार पर, दूसरा है बिक्री के आधार पर, तीसरा है समय के आधार पर, चौथा प्रतियोगिता के आधार पर तथा वैधानिकता के आधार पर। आइए देखते हैं इसको हम। बाजार का वर्गीकरण पहला जो होता है क्षेत्र के आधार पर, दूसरा बिक्री के आधार पर, तीसरी समय के आधार पर, चौथा जो वर्गीकरण है प्रतियोगिता के आधार पर, और पांचवा और अंतिम है वैधानिकता के आधार पर। इस प्रकार हम बाजार का वर्गीकरण देखते हैं। अब इसको विस्तृत रूप में हम आगे अध्ययन करते हैं। अब बाजार का वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। बाजार के जो 5 वर्गीकरण है, इसमें पहला जो आता है क्षेत्र के आधार पर, तो क्षेत्र के आधार पर पहला बाजार जो होगा वह स्थानीय बाजार होगा, दूसरा होगा प्रादेशिक बाजार होगा, तीसरा राष्ट्रीय बाजार और चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। आइए हम इसको विस्तृत रूप से आगे देखते हैं। तो स्थानीय बाजार किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के क्रेता या विक्रेता एक छोटे क्षेत्र या स्थान विशेष तक ही सीमित होते हैं, अर्थात वस्तु की मांग स्थानीय क्षेत्र तक सीमित होती है, तो उस वस्तु का बाजार स्थानीय बाजार कहलाता है। उदाहरण के लिए शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे दूध, सब्जी, मछली इत्यादि कई बाजार स्थानीय होते हैं। इसी प्रकार जो वस्तुएं मूल्य की अपेक्षा अत्यधिक भारी होती है जैसे ईंट, रेत, मिट्टी इत्यादि के बाजार भी स्थानीय हुआ करते हैं। अब क्षेत्र के आधार पर ही दूसरा जो प्रादेशिक बाजार होता है उसको देखते हैं।
जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता एक बड़े क्षेत्र या प्रांत तक फैले होते हैं, उस वस्तु का बाजार प्रादेशिक बाजार कहलाता है। उदाहरण के लिए लाख की चूड़ियों का बाजार प्रादेशिक है, क्योंकि इसकी मांग राजस्थान प्रदेश तक ही सीमित है। तीसरा जो बाजार होता है वो राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पूरे राष्ट्र में फैले होते हैं तो उस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता। उदाहरण के लिए जैसे कपड़ा, गेहूं, स्कूटर इत्यादि का बाजार राष्ट्रीय, क्योंकि इन वस्तुओं की मांग पूरे देश में होती है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षेत्र के आधार पर जो बाजार के वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम, तो इसका चौथा जो बाजार होता है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु की मांग पूरे विश्व में होती है, अर्थात उस वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पूरे विश्व के विभिन्न देशों में फैले होते हैं, तो उस वस्तु का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वस्तुएं हैं। अब आगे हम देखते हैं दूसरा जो बाजार का वर्गीकरण है वो बिक्री के आधार पर। तो इसका पहला जो भाग होगा बिक्री के आधार पर, वह बाजार होगा पहला मिश्रित, दूसरा होगा विशिष्ट बाजार, तीसरा होगा ग्रेडों द्वारा बिक्री और चौथा नमूनों द्वारा बिक्री। आइए इसको विस्तृत रूप में हम आगे अध्ययन करते हैं। तो मिश्रित बाजार किसको कहेंगे बिक्री के आधार पर? मिश्रित बाजार, तो मिश्रित बाजार को सामान्य बाजार भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के बाजार में सभी प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। जैसे शहर में एक ही बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदी जा सकती है। दूसरा जो बाजार होता है विशिष्ट बाजार। जब किसी स्थान या क्षेत्र में केवल एक ही वस्तु खरीदी तथा बेची जाती है, उसे विशिष्ट बाजार कहते हैं। जैसे बड़े शहरों में दाल बाजार, सराफा बाजार इत्यादि विशिष्ट बाजार हैं या उनको विशिष्ट बाजार कहते हैं। अब इसी क्रम में तीसरा बिक्री के आधार पर तीसरा जो बाजार होता है ग्रेडों द्वारा बिक्री। जब किसी वस्तु को उसके रंग, रूप, किस्म इत्यादि के आकार पर विभिन्न श्रेणी या ग्रेडों में बांट दिया जाता है तथा इन्हीं ग्रेडों के आधार पर क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसे ग्रेडों द्वारा बिक्री कहते हैं। जैसे गेहूं की विभिन्न ग्रेडें जैसे के 68, पूसा इत्यादि में बांट दिया जाता है तथा इन्हीं ग्रेडों के आधार पर क्रय विक्रय होता है, तो उसे ग्रेडों द्वारा बिक्री बाजार कहते हैं। अब आगे नमूनों द्वारा बिक्री बाजार। जब वस्तु का क्रय विक्रय नमूनों के आधार पर किया जाता है तो वह नमूनों द्वारा बिक्री बाजार कहलाती है। उदाहरण थोक बाजार में क्रय विक्रय नमूनों के आधार पर होता है। अब आगे हम देखते हैं कि समय के आधार पर बाजार। तो समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण होता है, वो पहला है अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार, दूसरा होता है अल्पकालीन बाजार, तीसरा जो होता है उसका भाग होता है वह है दीर्घकालीन बाजार और चौथा उसका भाग होता है वह अति दीर्घकालीन बाजार। तो बाजार समय के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार, दूसरा अल्पकालीन बाजार, तीसरा दीर्घकालीन बाजार और चौथा अति दीर्घकालीन बाजार। आइए हम इसको विस्तृत रूप में अध्ययन करते हैं। तो अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार किसे कहते हैं? तो अति अल्पकालीन बाजार उन वस्तुओं का होता है जिनकी पूर्ति उनके स्टॉक तक सीमित होती है, अर्थात जिस वस्तु की पूर्ति को उनके मांग के अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अन्य शब्दों में जब इतना कम समय होता है कि वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता है, तो वह अति अल्पकालीन बाजार कहलाता है। उदाहरण के लिए दूध, सब्जी, मछली इत्यादि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार होता है। अब दूसरा अति अल्पकालीन बाजार। जब किसी वस्तु की पूर्ति का वर्तमान साधनों की सहायता से एक सीमा तक बढ़ाना संभव हो तो वह अल्पकालीन बाजार कहलाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने के लिए उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता है कि वह अपनी उत्पादन क्षमता अर्थात यंत्रों या प्लांटों को परिवर्तित कर सके। अब समय के आधार पर ही तीसरा बाजार होता है दीर्घकालीन बाजार। जब इतना दीर्घ समय होता है कि किसी वस्तु की पूर्ति ठीक उसकी मांग के अनुरूप किया जा सके तो वह दीर्घकालीन बाजार
कहलाता है। अन्य शब्दों में दीर्घकालीन बाजार में उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वह मांग में वृद्धि के अनुसार अपनी उत्पादक क्षमता अर्थात प्लांट तथा यंत्रों में वृद्धि कर सकता है तथा इसी प्रकार मांग में कमी होने पर अपनी उत्पादन क्षमता में कमी कर सकता है। अगला जो बाजार आता है समय के आधार पे वह आता है अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार में मांग एवं पूर्ति दोनों में अत्यधिक परिवर्तन होते हैं तथा उसके समायोजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मांग शक्ति में जनसंख्या, फैशन, रुचि इत्यादि के कारण दीर्घकालीन परिवर्तन होते रहते हैं तथा पूर्ति शक्ति में नए आविष्कारों तथा आधुनिक तकनीकों के कारण परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे वस्तु का उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। परंतु अति दीर्घकालीन बाजार में इतना लंबा समय होता है कि वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुरूप करने की पूर्ण संभावना होती है। अब आगे हम देखते हैं प्रतियोगिता के आधार पे बाजार। तो प्रतियोगिता के आधार पे बाजार तीन प्रकार के होते हैं। पहला बाजार होता है पूर्ण बाजार, दूसरा अपूर्ण बाजार और तीसरा एकाधिकार। तो समझ गए कि हम प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के तीन रूप देखते हैं, पूर्ण बाजार, दूसरा अपूर्ण बाजार और तीसरा है एकाधिकार बाजार। आइए देखते हैं हम इनको विस्तृत रूप में। तो पूर्ण बाजार किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु के क्रेताओं या विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, तो उसे पूर्ण बाजार कहते हैं। पूर्ण बाजार के लिए निम्न दशाओं या विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहली, क्रेताओं या विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरी, सभी क्रेताओं या विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। तीसरी, वस्तु सभी प्रकार से एक रूप होती, अन्य शब्दों में वस्तु विभेद नहीं पाया जाता। पूर्ण बाजार में वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है। चौथी होती है, क्रेता एवं विक्रेता अत्यधिक समीप होते हैं, एक दूसरे के अत्यधिक समीप होते हैं, निकट होते हैं, जिसके कारण यातायात लागतों का नगण्य माना जा सकता है। पूर्ण बाजार में यातायात नहीं होता है। अगली जो पांचवी विशेषता होती है, क्रेताओं एवं विक्रेताओं में से कोई भी वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही पूर्ण बाजार में किसी वस्तु की कीमत एक ही होती है। वास्तव में यह एक काल्पनिक बाजार होता है जो वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। अगले जो बाजार आता है वह प्रतियोगिता के आधार पे अपूर्ण बाजार। जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है तो वह अपूर्ण बाजार कहलाता है। वास्तविक जीवन में यह बाजार देखने को मिलता है, मतलब हम जिस बाजार को हम आए दिन देखते हैं वो बाजार अपूर्ण बाजार होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है? पहली विशेषता होती है क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरी, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तीसरा, सभी उत्पादकों की वस्तुओं में रंग, रूप, आकार, किस्म इत्यादि के कारण विभिन्नता होती है, अर्थात पूर्ति वस्तु भेद पाया जाता है। उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही एक वस्तु की एक ही कीमत नहीं रहती, मतलब अपूर्ण बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत एक समान नहीं रहती, मतलब अलग अलग होती है। प्रतियोगिता के आधार पर जो अगला बाजार आता है वो एकाधिकार। जब किसी बाजार में केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है तो उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। क्या समझे? एकाधिकार में एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। किसी वस्तु को कोई एक ही व्यक्ति बनाता है और उसका बेचता है तो वो एकाधिकार बाजार कहलाता है। एकाधिकार की स्थिति पूर्ण बाजार की ठीक उल्टी होती है तथा उसी की भांति काल्पनिक होती है। एकाधिकार में प्रतियोगिता का अभाव होता है, अतः एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वसूल कर सकता है। इस प्रकार एकाधिकारी का अपनी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकार में क्या होता है? जो एकाधिकारी होता है, जो उत्पादक होता है, किसी वस्तु की अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग कीमत या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वस्तुओं की कीमत वसूल कर सकता है।
ये एकाधिकार की विशेषताओं में आती है। अगली जो प्रतियोगिता के आधार पे जो बाजार का वर्गीकरण है वह वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता के आधार पर कौन सा बाजार होगा? पहला बाजार होता है उचित बाजार और दूसरा होता है काला बाजार। आइए इसको विस्तृत रूप में हम देखते हैं। उचित बाजार, जब किसी बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर किया जाता है तो उसे वैध या उचित बाजार कहते हैं। मतलब जहां पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य कर दिया जाता है तो उस बाजार को वैध बाजार कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने पर सरकार उचित वितरण के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू कर देती है या बाजार में वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर देती है तो ऐसे बाजार को उचित बाजार या वैध बाजार कहते हैं। दूसरा बाजार होता है काला बाजार। वैधानिकता के आधार पर दूसरा बाजार का उनसे उसका वर्गीकरण होगा काला बाजार। जब सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित करने पर भी विक्रेता उस वस्तु का मूल्य चोरी छिपे निर्धारित मूल्य से अधिक लेता है तो उसे काला बाजार कहा जाता है। कोई विक्रेता या कोई उत्पादक है ना, जो वस्तु की जो मूल्य है वो चोरी छुपे निर्धारित कर लेता है और धीरे से उसको बेचता है ना, तो उसे काला बाजार कहते हैं। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बाजार कोई भी वह क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता प्रत्यक्ष अथवा व्यापारियों द्वारा एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि बाजार के एक भाग में प्रचलित मूल्य दूसरे भाग में प्रचलित मूल्य को प्रभावित करता है ना। बाजार का संबंध एक वस्तु से होता है, दूसरा बाजार से आशय एक ऐसे क्षेत्र से होता है न कि स्थान विशेष से। एक क्षेत्र होता है बाजार का, कोई स्थान नहीं। बाजार में दोनों पक्षों अर्थात क्रेताओं और विक्रेताओं का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता है तो भी यह बाजार कहलाएगा। आइए हम एक बार पुनः अंतिम निष्कर्ष के रूप में बाजार का वर्गीकरण देख सकते हैं। बाजार का वर्गीकरण 5 भागों में होता है। पहला होता है क्षेत्र के आधार पर, दूसरा होता है बिक्री के आधार पर, तीसरा होता है समय के आधार पर, चौथा प्रतियोगिता के आधार पर और पांचवा वैधानिकता के आधार पर। ये बाजार के 5 रूप है। तो 5 रूपों का पहला जो क्षेत्र के आधार पे है उसके भी 4 भाग है। स्थानीय बाजार होता है, दूसरा प्रादेशिक बाजार होता है, तीसरा राष्ट्रीय बाजार होता है और चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अगला जो भाग आता है वो है बिक्री के आधार पर। तो बिक्री के आधार पर एक होता है मिश्रित बाजार, दूसरा होता है विशिष्ट बाजार, तीसरा होता है ग्रेडों द्वारा बिक्री और चौथा होता है नमूनों द्वारा बिक्री बाजार। अब इसी क्रम में अगला जो बाजार होता है वह है समय के आधार पे। समय के आधार पे जो पहला होता है वह अति अल्पकालीन बाजार या जिसको दैनिक बाजार कहते हैं, दूसरा है अल्पकालीन बाजार, तीसरा होता है दीर्घकालीन बाजार और चौथा होता है अति दीर्घकालीन बाजार। इसी क्रम में चौथा जो बाजार होता है वह होता है प्रतियोगिता के आधार पे। तो प्रतियोगिता के आधार पे 3 रूप पाए जाते हैं बाजार के। पहला होता है पूर्ण बाजार, दूसरा होता है अपूर्ण बाजार और तीसरा होता है एकाधिकार बाजार। इसी क्रम में जो वैधानिकता के आधार पे जो बाजार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उचित बाजार और दूसरा होता है काला बाजार। धन्यवाद सभी को।